नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लेखक राजा सिंह की लिखी हुई कहानी बेचारगी। अनेक विधाओं में लेखन करना राजा सिंह जी की विशेषता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जब कभी वो अपने बचपन के घर आता है तो माता पिता की धूमिल पड़ती स्मृति के बीच एक आकृति उभर कर सामने आ जाती है। एक चेहरा जो अतीत होते हुए भी अतीत नहीं होता है। वो है मझले भाई का चेहरा, अटल, तल्लीन, समय के सुख दुख से सर्वथा निरपेक्ष, अपनी बची दुनिया में विचरते हुए, सिर्फ आज ही आज की चिता में गलता हुआ। उनको समय से विलुप्त हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है, किंतु उसके लिए नहीं। वे यदा कदा सदैव से विद्यमान थे। वे अकेले थे, घर में सबके साथ रहते हुए भी वो अकेले थे, सबसे निष्प्रह, असंपृक्त, किंतु बाहर से जुड़े हुए। घर से ज़्यादा वो बाहर से जुड़े थे। किसी न किसी के वे बड़े भाई, चाचा, ताऊ, मामा या सहायक अवश्य थे। वे जब कमाते या नहीं भी कमाते थे, बाहर वालों के लिए अवश्य थे। घर के लिए समय नहीं था। वे घर आते थे सिर्फ भोजन व निद्रा हेतु। वे बूढ़े नहीं थे, किंतु लगते थे। शरीर में मांस नहीं था। कृशकाय काया के स्वामी थे। किसी बूढ़े को देखकर उनका एहसास नहीं होता था, किंतु किसी जवान को देखकर भी नहीं। वे सिर्फ अपने आप होते थे। स्नेह अपनापा की मूर्ति वाला चेहरा, हंसी विहीन, रहस्यमयी भाव भंगिमा से सिक्त संपूर्ण व्यक्तित्व। उनका विवाह भी हुआ था, किंतु सफल नहीं हो पाया था। मुश्किल से 1 वर्ष भी न बीता था कि वे उन्हें छोड़कर अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई थी, जो आज तक वापस न आई थी, क्योंकि वे इन्हें पसंद नहीं करती थीं। पत्नी उनके मुकाबले अत्यधिक सुंदर थी। हालांकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से पत्नी पर समर्पित कर दिया था। उनके साथ रहने के दरमियान उन्होंने कोई अपमानजनक नौकरी भी नहीं छोड़ी थी। सुंदरी की हर इच्छा उनकी इच्छा बन गई थी। फिर भी पत्नी उनसे बंध न सकी। सुंदरी ने पहले साथ में घर छोड़ा, फिर उन्हें। घर से सुंदरी क्या निकली, उनकी ज़िंदगी से भी निकल गई। उसको ढूंढने के चक्कर में अच्छी नौकरी चली गई। उसकी स्मृति में वे ऐसी चीज़ों से जुड़े थे जिनके बिना उसका लड़कपन अधूरा था। उनका जीवन और कार्यकलाप किसी रहस्यमय आलोक से कम नहीं था, जो उनका प्रत्यक्ष यथार्थ और प्रच्छन्न आकांक्षा में निहित रहता था। माँ उन्हें खाना खिला रही हैं, कपड़े धो रही हैं, फट आए कपड़े हाथ की सुई धागे से सिल रही हैं, डांट रही हैं, गरिया रही हैं, चेतावनी दे रही हैं, प्यार मनुहार सीख दे रही हैं। वो समय कुसमय लौटें, रात में आएँ, माँ की धुंधली छवि आकृति प्रतीक्षारत रहती, और किसी अदृश्य कोने में बैठे उनसे काफ़ी छोटे भाई बहन उन्हें मंत्रमुग्ध निहारते रहते कि कोई कैसे इतने नाकारा पुत्र को चाह सकता है कि अपने हिस्से का खाना उन्हें खिलाकर संतुष्टि का अनुभव करता है। बड़े भाई उनसे अत्यधिक चिढ़ते थे और भाभी उन्हें सिरे से खारिज करती थी, किंतु उनकी वजह से कोई माँ को कुछ नहीं कहता था। सिर्फ पिता चिल्लाते थे कि माँ के कारण ही वो बिगड़ा है। हालांकि घर के सभी बड़े उनके गैर जिम्मेदार रवैये के कारण उन्हें सदैव कोसा करते थे। पसंद हम छोटे भाई बहन भी नहीं करते थे, किंतु कुछ पहले ही माँ टोक दिया करती थी कि तुम अभी छोटे हो, समझ नहीं है। वर्षों पहले उसने उन पर पहली कहानी लिखी थी, एकदम नकारात्मक, सबसे छुपा के रखी थी, विशेष रूप से माँ और मझले भाई से। तब नहीं जानता था कि वो मुझे बहुत चाहते थे। एक बार क्रिकेट खेलते हुए घुटने पर चोट लग गई थी। उसने घर में किसी को नहीं बताया था, किंतु वो भाग गए थे। उसके मना करने के बावजूद घुटनों पर कोई पीली दवा लगाकर बैंडेज कर दिया था। तब घर के अन्य लोगों को पता चला। उस समय वो सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर थे। फिर वे कंपाउंडर नहीं रहे। उन्होंने मोहल्ले के एक लड़के, जो इनका दोस्त भी था किंतु रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता था, उसे गहरी चोट लगी थी। पैर का पंजा चैन में फंसकर घायल हो गया था। उन्होंने बिना सरकारी पर्चा बनवाए उसकी मरहम पट्टी कर दी और डॉक्टर से दवाई लिखने को कहा। डॉक्टर भड़क गया। उसने बहुत बुरा भला कहा। वो फिर उसका पर्चा बनवा के लाए। डॉक्टर ने फिर मना किया कि बगैर उसके लिखे इलाज क्यों किया गया। डॉक्टर ने गाली गलौज की। ये भी बिगड़ गए। इन्होंने भी डॉक्टर की भाषा में जवाब दिया। मारपीट आरंभ हो गई। डॉक्टर भारी पड़ रहा था, तब इन्होंने कुर्सी उठाकर मारा। डॉक्टर घायल हो गया। हड़कंप मच गया। अनुशासनहीनता के कारण नौकरी चली गई।
पता चला तो घर में भी मातम छा गया, किंतु इन्हें कोई अफसोस नहीं था। ऐसी निर्दयी जगह नौकरी नहीं करना है, मजले ने घोषणा कर दी। अब वे फिर बेरोजगार थे, किंतु घर में रहते हुए खाना, कपड़ा और दैनिक खर्च की कमी न थी। वे रोज़ सुबह 10 बजे नौकरी की खोज में निकलते और असफल होकर शाम तक वापस आ जाते। वे रोज़ रोजगार कार्यालय जाते थे, कभी 2-4 दिनों की नौकरी पा जाते तो कभी महीने 2 महीने की। उनके अपमान न सह सकने और अक्खड़ स्वभाव के कारण कोई भी प्राइवेट नौकरी 1-8 महीने से ज़्यादा न चल पाती। इस कारण वे घर परिवार के कोप भाजन बने रहते, परंतु वे नाते रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोसियों के प्रिय थे, क्योंकि उनका कार्य वो मुफ्त में कर दिया करते। कभी लोग उन्हें चाय नाश्ता करा देते और कभी किसी टाइम का भोजन। वो इसी में खुश रहते और घर में उनके हिस्से का बासी खाना या तो माँ खाती या फिक जाता। अन्यों के काम में व्यस्त रहने के कारण वो 2-4 दिन घर ना आ पाते। तब माँ चिंतित होती और पिता खोज खबर लाते कि वो किसके यहाँ किस वजह से रुका है। बड़े भाई ने अपने मित्र की ट्रांसपोर्ट कंपनी में सहायक के रूप में लगवा दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वे शिकायती लहजे में काम करते रहे कि भैया का दोस्त है, किंतु भाई की तरह व्यवहार नहीं करता। विवाह हो चुका था और अपनी सुंदर पत्नी से ज़्यादा काम करवाने के कारण उन्हें घर से शिकायत हो गई। गरीब की पत्नी से अनावश्यक ज़्यादा काम करवाते हैं। उनकी सुंदर पत्नी चतुर, चालाक और उच्छृंखल स्वभाव की थी, जो उन्हें कतई नापसंद करती थी, किंतु वो उन्हें बेहद पसंद करते और चाहते थे। वे समझते थे कि इतनी सुंदर पत्नी उनके लिए गर्व का विषय और अन्य के लिए ईर्ष्या का कारक है। उसने इन्हें प्रेरित किया कि वो उनसे घर में प्यार नहीं कर पाती है, इसलिए बाहर रहा जाए। इन्हें ये बात अच्छी लगी और एक दिन जब घर के बड़े लोग नहीं थे, उन्होंने पत्नी सहित घर छोड़ दिया। छोटे भाई बहन ने बहुत रोका, नहीं रुके। सुंदर पत्नी उन्हें दूर ले चली और घर की पहुंच से परे बसाया। सुंदरी को प्राइवेट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचरी मिली और इन्हें बेहद व्यस्तता। उसे गैर प्यार की आज़ादी मिली, इन्हें झूठे प्यार की तसल्ली। एक दिन सुंदरी किसी प्रेमी के साथ उड़ ली, इन्हें तन्हाई देकर। उसकी खोज में कई दिन व्यस्त रहने के कारण ट्रांसपोर्ट वाली नौकरी गई। वे लौट कर फिर घर आ गए थे। माँ थी, उन्हें फिर सहेज लिया था। घर में वो सदैव माँ के पास मिलते थे, एक स्त्री से दूर, दूसरी से इतना निकट। अब माँ का पहला प्यार थे वे। माँ के चेहरे की झुर्रियों पर उम्र की पदचाप कम, उनके भविष्य की चिंता की छाप उभर आई थी। परिस्थितियाँ मनुष्य को विवश कर देती हैं उस राह पर चलने को जो वो कतई नहीं चाहता। एक दिन मजले फिर गायब हो गए। नौकरी ढूंढने निकले थे, कहीं और बस गए। छोटे भाई बहन उनकी अनुपस्थित से बेजार, माता पिता दुख से दुखी और उनके प्रलाप, कहीं मर खप गया होगा, हतप्रभ और अचंभित करते थे। कुछ ही दिन बीते थे कि वे कॉलेज में दिखे थे। कॉलेज में चपरासी के साक्षात्कार हेतु आए थे। वे चुने नहीं गए थे, निराश एवं हतोत्साहित थे। उनके लौटने के पहले ही छोटे ने उन्हें खोजा और मिला। पूछा, कैसे हो भाई, कहाँ थे इतने दिन, घर क्यों नहीं, माता पिता बेहाल हैं? ठीक हूँ, घर में सम्मान नहीं है, माता पिता का ख्याल है, किंतु अपनी भी दुनिया है। कोई नौकरी आदि? बिल्कुल नहीं। फिर पैदल नौकरी खोजना आसान नहीं है छोटे। ये कहते हुए उनकी दृष्टि मेरी नई साइकिल में टिकी थी। छोटे ने उन्हें अपनी साइकिल दी और पर्स में इकट्ठा 200 रुपये। उन्होंने इनकार किया। छोटे ने जिद की। मजले विवश थे, उनकी आंखों में आंसू थे और छोटे को उनके सही सलामत मिलने की प्रसन्नता के आंसू। वो आश्वस्त था कि घर में कोई उसके कृत्य से नाराज नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। छोटे बरसों बाद घर आए थे। माता पिता नहीं रहे थे। बड़े भाभी और भाई उसी घर में थे। घर आना पुरानी स्मृतियों से गुजरना होता है। अपना घर वही होता है जहाँ बचपन गुजरा होता है। बचपन का घर का मोह ताउम्र नहीं छूटता। यदा कदा एक हुक सी उठती है बिछड़ी बिखरी स्मृतियों को दर्शक भांति परखने और सहेजने की। उसके आने से पहले वे अर्थात मजले आए थे। वे भोजन कर रहे थे। फिर एक खाना और बांधा। बड़े ने उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें एवं कुछ रुपए दिए। अब चलो। फिर छोटे से मुखातिब हो गए। उन्हें अलग छोड़ दिया। यह उनकी उपेक्षा नहीं थी, किंतु इलाज था। अभी? उन्होंने कुछ विस्मय से उसे देखते हुए कहा। उनका आशय था, इतने दिनों बाद छोटे को देखा है, मिला हूँ, बिना कुछ कहे सुने। वो कुछ अधीर और उतावले से लगे, जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हों।
परंतु बड़े अप्रिय प्रसंग से बचना चाहते थे। बड़े को रोकना उसके लिए बेईमानी था। तुम छोटे से बाद में मिल लेना, बड़े ने आश्वस्त किया। बाद में कब? मझले ने पूछा। चलिए तो, बड़े ने लगभग घसीटते हुए कहा। उन्हें लगा जैसे किसी ने अचानक पीछे से धक्का दिया हो। क्या है? वो चमक कर पीछे मुड़े। छोटे तुम्हारे घर भी आएंगे मिलने, जैसे यहाँ आए हैं, तब सब कुछ कह सुन लेना। आप बड़े भाई के साथ बहस क्यों करते हो? उसने कुछ रोष से कहा। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कुछ चिढ़ते हुए कहा। आऊँगा। उसकी आवाज़ कुछ थरथरा रही थी। उसके भीतर एक लपलपाता हुआ भावुक पलों का अंधड़ उठने लगा। उन्होंने छोटे की तरफ मुंह मोड़कर देखते हुए घर छोड़ दिया था, जैसे अनदेखा कर रहे हों। मझले के जाते ही बड़े खुल गए। यद्यपि उनका इरादा उनकी बुराई करना नहीं था, किंतु उनकी वस्तुस्थिति से अवगत कराना ही एकमात्र उद्देश्य रहा होगा। आजकल इन्होंने एक विधवा स्त्री रख रखी है, उसी की सेवा सुख सुविधा में अपने आप को होम कर रखा है। कुछ दिनों पूर्व रेल डिब्बों पर तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला बेचते थे। रेल पुलिस को हिस्सा न देने के कारण उन्हें पकड़ लिया गया, बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में। 6 महीने की कैद हो जाती। जमानत पर छुड़ा कर लाया हूँ। सख्त हिदायत की, ये काम मत करो, खाना खर्च में दे दिया करूँगा, लेकिन नहीं मानते हैं। फिर साइकिल पर वही काम करने लगे। छोटे व्यापारियों का माल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, पुड़िया बेचते हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को पहुंचाते थे। पकड़े गए आबकारी निरीक्षक द्वारा नकली माल और नकली ब्रांड की सामग्री के वितरण आदि के जुर्म में पुलिस थाने से ही फ़ोन किया था। थानेदार निरीक्षक को घूस आदि देकर केस समाप्त करवाकर बड़ी मुश्किल से छुटा कर लाया हूँ। तब माँ बाप की कसम खाकर वादा किया था, अब ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन कहाँ मानते हैं। मुझसे चोरी छिपे वही कार्य करते हैं जिससे फंसे। परंतु जान पहचान वाले नाते रिश्तेदार देखते हैं और धिक्कारते हैं मुझे। इतने बड़े अधिकारी हो, एक अकेले भाई को बैठाकर खिला नहीं सकते। छोटे का मन खट्टा हो गया मझले की दुर्गति और बड़े की असमर्थता देखकर। उसने पक्का निश्चय किया, वो जाएगा और अपनी आंखों से देखेगा और समझेगा और प्रयास करेगा कि उनकी स्थिति को सुधर सके। वो नदी के खादर में स्थित अधबने कच्चे पक्के मकानों के बीच में सिपाही निहाल चंद के नाले वाला मकान खोज पाया था, क्योंकि बड़े ने उसे कागज़ पर जो नक्शा खींच कर दिया था वो एकदम सटीक था। यद्यपि बड़े कभी वहाँ गए नहीं थे। एक कमरे में सिमटा उनकी ज़िंदगी के सफ़र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और निश्चय उनकी नई हमसफ़र। दरवाज़ा खटखटाते ही भीतर हड़बड़ी सुनाई दी और पट से दरवाज़ा खुला। वे अस्त व्यस्त थे। पीछे वो औरत थी, साधारण रंग रूप और औसत दर्जे की कद काठी की, और शायद उनकी ही उम्र की। अरे छोटे तुम? वो अचंभित रह गए। हाँ भाई, मैं। क्या हाल बना रखा है? उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और सिर्फ कंधे उचकाकर निःशब्द प्रतिक्रिया दी। भीतर आते ही उन्होंने उनसे परिचय करवाया। ये तुम्हारी भाभी हैं और ये है तुम्हारा देवर छोटे। उसके चेहरे पर एक बेचैन सी झुंझलाहट साफ दिख रही थी, सुंदरी भाभी के स्थान पर किसी और को देखकर। उसने प्रणाम के स्थान पर नमस्ते की। उन्होंने भी नमस्ते में प्रत्युत्तर दिया। वे उसके लिए चाय बनाने बैठ गईं। मझले ने खुद उसे बताया, इनके आदमी की मौत के बाद लड़कों और बहुओं ने निकाल दिया। इधर उधर भटकते हुए, भूख प्यास से बेहाल बिलखते हुए ये मेरे पास चली आईं। मैंने इन्हें अपने पास बैठा लिया। परंतु इस तरह? छोटे ने झिझकते हुए कुछ नाराज़गी दिखाई। क्यों? मुझे पत्नी रखने का अधिकार नहीं है? मैं ज़िंदगी भर अकेला रहूं? उसे उसका उत्तर और भी प्रश्नों से भर गया, किंतु वो उनसे कभी वाद विवाद में नहीं पड़ा था, ना अब चाहता था। लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा था। वो कुछ अधीर और उतावला हो उठा वापस लौटने के लिए। फिर भी उठते उठते वो कह उठा, ये पुड़िया बेचने का धंधा बंद क्यों नहीं कर देते? खतरा है। क्या करें, सारा दिन खाली बैठे रहे, समय कट जाता है और कुछ पैसे मिल जाते हैं। कुछ कमा कर खा रहा हूँ, एकदम निठल्ला तो नहीं। आप घर क्यों नहीं लौट जाते जब बड़े भैया आपका सारा खर्च उठाने को तैयार हैं? फिर बड़े ने मुझसे भी कहा था, किंतु इस औरत को छोड़कर ये मुझे गवारा नहीं है। उनका गला भर आया था, जो उसे भीतर तक छील गया। कुछ देर तक और बैठते। एक नीरव शांति को उन्होंने भंग किया। घर में सब लोग कैसे हैं? उस तथाकथित भाभी ने कहा।
वो अनुमान लगाने में असमर्थ था कि उन्होंने उसके घर परिवार के विषय में पूछा था कि बड़े भैया के परिवार के विषय में। सब ठीक है, यहाँ ठीक है कि नहीं, यही सब देखने बड़े भाई ने भेजा है। मुझे मालूम है किस लिए। सबकी नज़र में मैं ना यहाँ ना वहाँ कहीं नहीं काबिल हूँ रहने के लिए। उनका स्वर असाधारण रूप से धीमा और थका था। कुछ देर तक वे तीनों चुप बैठे रहे, जैसे कि अचानक एक दूसरे से बेहद अपरिचित अजनबी मिल जाएं। भाई ने बीड़ी सुलगा ली थी, जैसे हर फिक्र को धुएं में उड़ाना हो। वे हैरान थी कि वे कहाँ टिकती है। छोटे धड़कते दिल को रोकता रहा, शर्म पछतावे से सराबोर। काश वो पहले। घर के प्रति उनका मोह असंदिग्ध था। वो हर खुशी या गम में घर अवश्य आते थे। पता नहीं कैसे उन्हें सब पता चल जाता था। माता पिता की मृत्यु पर आए थे और शमशान तक गए थे। अंतिम लकड़ी जलने तक वो रहे और फिर सीधे अपने किराए के कमरे में चले गए थे। ऐसे ही वो छोटे भाई और छोटी बहन के विवाह में उत्सव पूर्वक शामिल हुए थे और अंतिम क्षण तक सम्मिलित रहे। लौटते हुए वो मकान मालिक से मिला और परचून के दुकानदार से भी मिला, जहाँ काफ़ी उधार था। हिसाब बराबर किया। उनके घर से निकलते हुए वो प्रकरण याद आता रहा। जब वो नौकरी दर नौकरी छोड़ते और इसका जिम्मेदार मालिक को बताते, तब पिता कहते, जब तक हम दोनों जिंदा हैं ऐश कर लो, फिर उसके बाद क्या करोगे नालायक। क्या करेंगे? कुछ नहीं, जंगल चला जाऊंगा, सूख सूख कर लकड़ी बन जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने पिच्छ से थूक दिया था, जैसे अपनी जिंदगी को थूक दिया हो। आज वो सूख सूख लकड़ी जरूर हो गए थे, किंतु जिंदा थे। क्या ये किराए का कमरा जंगल साबित होगा उनके लिए? मजले को देखकर लगता था कि उनकी पिछली जिंदगी की कहानी स्पष्ट चेहरे पर लिखी है, किंतु विचलित कर देने वाली शांति के साथ जिंदगी की जद्दोजहद से बेफिक्र थे। छोटे चलते हुए अचानक ठिठक गया। उनके साथ किसी तरह का विशेषण जोड़ना गलत था। अभी आप सुन रहे थे राजा सिंह जी की लिखी हुई कहानी बेचारगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उम्दा साहित्य सुनते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।